नमस्ते टू वन एंड ऑल। आज हमारे साथ इंडिया के ऑलमोस्ट वन ऑफ द टॉप फार्मर्स जुड़े हुए हैं जिन्हें 20 से भी ज़्यादा नेशनल अवार्ड्स मिले हैं और वो 80,000 से भी ज़्यादा किसानों को ट्रेन कर चुके हैं अपने मॉडल में और 12 लाख से ज़्यादा लोग तक उनकी आवाज़ पहुँच चुकी है, जिनमें से सौभाग्यशाली मैं भी थी। 2017 में मैंने बैंगलोर में उनका कोर्स किया। आकाश जी बैंगलोर आए थे और वहाँ मुझे पता चला कि वो एक डॉक्टर बनने की कगार पे ही थे, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि रियल हीलिंग बिगिन्स विद सॉइल। तो उन्होंने मिट्टी और अच्छे खाना उगा के लोगों की हेल्थ सुधारने के लिए खेती में वो उतरे हैं। तो आज उनका बहुत-बहुत स्वागत है काविज़्म पे। नमस्ते आकाश जी। नमस्ते, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आपका। थैंक यू। तो बात करते हैं आज की स्थिति की, जो हमारी खेती की है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा किसान खेती छोड़ चुके हैं पिछले कुछ दशकों में। तो इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए आपने बहुत ठोस कदम उठाए हैं और मैं आपसे आज 5 ऐसे सवाल पूछूँगी जो कि हमारे किसान भाइयों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उनका क्या सॉल्यूशन है और इस प्रॉब्लम को जानने के बाद हम आपसे सीखेंगे कि कैसे आपका मेथड यूज़ करके उनको फ़ायदा हो सकता है। तो पहली तो जो परेशानी आ रही है, सबको पता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और जितने भी हमारे फार्म इनपुट्स हैं, उनकी कीमत बढ़ती जा रही है। ज़्यादा लागत होने की वजह से किसान को भारी नुकसान हो रहा है और हमारी मिट्टी भी खराब होती जा रही है। तो इसका क्या विकल्प है? केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, द लिस्ट गोज़ ऑन। तो उसका क्या विकल्प है? जी, हमें एनलाइटन करिए। इसके लिए हमें अपने किसानों को अपनी पुरानी जो विधियाँ हैं, जिस विधियों पर हमारे पूर्वज खेती किया करते थे, उन विधियों पर हमें वापस लौटना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर हम इस बात को बहुत गंभीरता से समझें तो हमारी जो खेती की व्यवस्था थी, जो लाखों वर्षों से चली आ रही है, वो रिसाइक्लिंग बेस्ड तकनीक पर आधारित थी। हम कुदरत से जो भी लेते हैं वो वापस कुदरत में जाके मिलता है और मिलने के बाद वापस उसका फिर सृजन होता है। ये बेसिक साइंस है, मतलब इसमें कोई मतलब बदलाव नहीं है या फिर इसमें कोई और दूसरा विज्ञान नहीं है। सो पेड़ पौधे, जंगल, हरियाली, खेती बाड़ी, इंसान, समूची मानव सृष्टि या जो भी संसार में हमें दिखता है, वो सब रिसाइकलिंग बेस्ड तकनीक पर चल रहा है और लाखों वर्षों से चला आ रहा है। खेती को भी अगर हमें आत्मनिर्भर बनाना है और इससे लाभकारी व्यवसाय की तरफ मूव करना है, तो हमें खेती के जो प्रोटोकॉल हैं या जो कुदरत के नियम हैं, उन नियमों को पहले समझना पड़ेगा और उन्हीं के आधार पर हमें खेती को संचालित करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा भरोसा है और जैसा मैं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ पिछले 15 सालों से खेती के काम को कर रहा हूँ, तो जितना हम कुदरत के करीब गए हैं, उतना हमें कॉम्प्लिकेशंस जो थे वो बहुत सरल हो गए हैं। मतलब कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं है। जब हम फार्मिंग को करने जाते हैं वर्तमान में, तो हमें लगता है यार पानी का प्रॉब्लम है, इंसेक्ट का प्रॉब्लम है, वीड्स आ रहे हैं, फिर क्लाइमेट बदल रहा है, फिर मतलब हमारे पास खाद की मात्रा कम है या फिर तमाम ऐसी जो तकलीफ़ें हैं जो किसान को कहीं न कहीं खेती को बेहतर बनाने से रोकती हैं या उन्हें कमज़ोर करती हैं, उन सारी कॉम्प्लिकेशंस का ईज़ी वे में हमें समाधान मिल रहा है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुदरत की व्यवस्था को पहले समझना बहुत ज़रूरी है और कुदरत की व्यवस्था में पूरा ऑटोमाइज़ेशन है। मतलब आपको केवल उस व्यवस्था को समझ के उस व्यवस्था के साथ में पैरेलली चलने की ज़रूरत है, उसमें अपना प्रोटोकॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी पिछले कई वर्षों से अपना प्रोटोकॉल लगा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम प्लांट्स को बेहतर बना सकते हैं, फिर उसके लिए दवाइयाँ रिसर्च कर रहे हैं, हम उसके लिए फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, हम उसके लिए बहुत सारे अलग-अलग तरीके की संसाधन या कहना चाहिए टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं। बट दिस इज़ द सिंपल मैकेनिज़्म। जंगल हमारे लाखों वर्षों से खड़े हुए हैं और मेरा ऐसा मानना है, आज अगर किसी भी फार्मर से बात करो और उससे सवाल पूछो कि जंगल बेहतर है या आपकी खेती बेहतर है, तो जवाब आपको यही मिलेगा, जंगल हमसे बेहतर है और वहाँ पर बिना मेंटेनेंस के हैं वो। तो हमें मतलब बहुत कहीं पर जाने की, सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम जंगलों से ही अपने आप
को समझ सकते हैं या खेती को समझ सकते हैं कि वहां पर हम कोई भी प्रोटोकॉल नहीं लगा रहे हैं और वो हमसे बेहतर हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो कुदरत के नियम को फॉलो कर रहे हैं। वहां पर मिट्टी को पूरस बनाने के लिए कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहां पर न्यूट्रिएंट उपलब्ध करवाने के लिए कोई जैविक खाद इस्तेमाल नहीं हो रही है, वहां पर कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई दवाइयां स्प्रे नहीं हो रही हैं, वहां पर इवन जो है ना बीज भी इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितनी सॉलिड व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था को अगर हम समझें और उसका कुछ हिस्सा अगर हम खेती में भी अपना लें, तो निश्चित ही हम बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे। किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, इनपुट भी कम होगा, और रिसाइकलिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी जब हम खेती करेंगे तो हमारे रिसोर्सेस कम हो जाएंगे और आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा, और इससे मिट्टी, पर्यावरण और पूरी बायोडाइवर्सिटी के साथ में हम एक संतुलन बना के एक केमिकल फ्री फूड और एक हेल्दी फूड हम सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। जी, तो आपने रिसाइक्लिंग की बात की और कहा जाता है कि जैसे गौ माता हमारी सबसे अच्छी एक रिसाइक्लिंग मशीन है जो नेचर ने हमारे लिए बना के दी है। तो उनका क्या रोल रहता है? इसी सवाल से जुड़ा हुआ अगर आप थोड़ा देखिए एक्सप्लेन। बेसिकली गाय हमारी जो है ना, भारतीय नस्ल की जो गाय है वो हमारी खेती की रीढ़ की हड्डी है। जब हम अपनी खेती का इतिहास उठा के देखते हैं तो आपको हर युग में, मतलब युग की बात करें या सदी की बात करें या जनरेशन्स की बात करें, तो हर जगह आपको गाय पृष्ठभूमि पे दिखेगी। और गाय को ईश्वर ने बनाया ही इसलिए था क्योंकि जब इस संसार की रचना हो रही थी तो मुझे लगता है कि हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस ऊपर वाले ने बनाया। ये ह्यूमैनिटी का इंपॉर्टेंस बनाया, मच्छर का इंपॉर्टेंस बनाया, चिड़िया बर्ड्स का बनाया, हर एक चीज का, पेड़ का भी बनाया। इवन पेड़ों में भी इतनी विविधताएं बढ़ाई, लौकी का पेड़ अलग रिस्पॉन्स देता है, करेले का पेड़ अलग रिस्पॉन्स देता है, इतनी विविधताएं बनाई। तो संसार को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो गाय थी, क्योंकि गाय के अंदर जो उन्होंने, कुदरत ने जो गुण दिए, वो गुण संसार के किसी भी जीव के पास नहीं है। अगर हम इस बात को उदाहरण से समझें तो मच्छर को काटने का गुण है जो संसार में किसी भी और दूसरे प्राणी के पास नहीं है। इतना शार्पनेस तरीके से वो काट सकता है किसी को। सांप के पास जहर बनाने का प्रॉपर्टी है, वो संसार में किसी भी जीव के पास नहीं है। मधुमक्खी के पास जो है ना हनी बनाने का क्वालिटी है। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ साइंटिस्ट भी अगर एक ट्रक उसके सामने फूल रख दिए जाएं तो वो एक बूंद शहद नहीं निकाल सकता। मतलब हम गुणों के आधार पर किसी भी जीव की तुलना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी भारतीय नस्ल की जो गाय है उसकी तुलना किसी भी जीव से या किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। वो अपने आप में एक एटॉमिक एनर्जी है, वो अपने आप में एक ऐसा गुण है जो इस धरती के लिए वरदान है। बेसिकली जब गाय संसार की वनस्पति को खाती है या कचरे को खाती है, कचरा मीन्स जो हमारे खेतों का वेस्ट होता है, ग्रीन होता है या हरा होता है या फिर सूखा भी हो सकता है, भूसा भी हो सकता है, वो खा के वो और 12 घंटे के अंदर वो एक एटॉमिक एनर्जी के रूप में गोबर हमें देती है। और वो जो गोबर धरती पे पड़ता है तो हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मिट्टी के जो बैक्टीरिया हैं, उनको एक एटॉमिक एनर्जी की फीलिंग होती है, तब जाके वो अपनी एक्टिविटी से मिट्टी के अंदर काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और गाय के बिना हमारी भारत की कृषि का ना तो इतिहास था और ना ही भविष्य है। तो इसके लिए हमें बहुत गहराई से मंथन करके उसके विज्ञान पर काम करने की जरूरत है। और उसका विज्ञान है ऊर्जावान गोबर से हम ऊर्जावान खाद बनाएं और उसके मूत्र से ऊर्जावान हम दवाइयां बनाएं और खेती में उपयोग करके खेती को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाएं। बहुत सुंदर। और इसकी आपने बहुत अच्छी टेक्निक्स भी निकाली हैं जिसके लिए लोग आपके वहाँ आते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, जी काफ़ी समय आप उनको रखते हैं। जी, जी तो दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हुए जैसे एक्सपेंसिव आजकल और ट्रैक्टर्स वगैरह मैकेनाइज़ेशन भी हो गई है। उसमें जी पॉल्यूशन भी होता है और कॉम्पैक्शन भी होता है सॉइल का। जी यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि मिनिमम टिलेज एग्रीकल्चर करना चाहिए, लेकिन वो सब थोड़ा मुश्किल लगता है। या तो इंसान की एनर्जी कम हो गई है या क्या रीज़न है और इसको कैसे हम डील कर सकते हैं? जी, जी समझाइए। देखिए इसमें देखिए इंसान की एनर्जी तो कम हुई है, साथ में मिट्टी को भी हमने हार्ड बनाया है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, दो ऐसे रास्तों पर दौड़ रहे हैं जो दोनों रास्ते खाई की तरफ जा रहे हैं। हम अपना शरीर भी दिन प्रतिदिन कमजोर करते चले जा रहे हैं, उधर मिट्टी को भी इतना हार्ड बनाते जा रहे हैं। तो दोनों ही रास्ते हमारे गलत हैं। बेसिकली हमें थोड़ा सा रुक के सोचना पड़ेगा। हमारी मिट्टी पहले इतनी सॉफ्ट हुआ करती थी कि हमारे जो पूर्वज थे ना, वो कभी चप्पल पहन के, जूता पहन के कभी खेतों में हमने उनको नहीं देखा। इवन अभी भी हमारे दादाजी 99 ईयर ओल्ड हैं, वो भी फार्मिंग करते हैं, उनको हमने कभी जूता पहन के खेत के अंदर नहीं देखा है। तो मतलब
मतलब इतना उम्र निकल गया। सो बेसिकली मिट्टी जो है वो इतनी सॉफ्ट हुआ करती थी पहले कि मशीनरीज की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हम मैनुअली, क्योंकि उस समय हमारा शरीर भी बहुत अच्छा हुआ करता, तो हम मैनुअली 1-2 एकड़ तो ऐसे ही किया करते थे। और फिर हमारे साथ में बैल होते थे, तो बैल जो है ना सॉफ्ट मिट्टी होने के कारण बहुत अच्छी टिलेस कर देते थे। अब रास्ते दोनों ही तरफ जो है ना अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, मिट्टी दूसरी तरफ कड़क हो रही है, इंसान दूसरी तरफ कमजोर हो रहा है, तो इसलिए हमें हैवी मशीनरीज की जरूरत पड़ रही। और ये रास्ता सही नहीं है। ये अगर हम और आगे बढ़ाएंगे तो एक दिन हमारी मिट्टी बंजर हो जाएगी, पत्थर हो जाएगी, और इन पत्थरों पर फिर खेती करना संभव नहीं होगा। तो हमें अभी चेतना पड़ेगा और इसके लिए हमें गंभीर कदम उठाने पड़ेंगे। और इसके लिए कदम यही है कि मिट्टी की हम पोरोसिटी बनाने में ताकत लगाएं, उस पर ध्यान दें। क्योंकि जितना मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा या रिसाइकलिंग विधि वापस सेट होगी, जितना मिट्टी को बायोमास चाहिए उतना बायोमास मिलेगा, तो मिट्टी पोरस होगी। तो मिट्टी पोरस होगी तो हमें बड़ी मशीनरीज की जरूरत ही नहीं है। हम बहुत छोटी मशीनरीज से भी काम कर सकते हैं, जिससे हमारा फ्यूल कंजप्शन कम होगा और हमारी नेचर की जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो भी बहुत हैंडल हो जाएंगे। और साथ में मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी तो आप मैनुअली भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, और अपनी वापस जो है ना बैलों पर भी बहुत अच्छे से इस खेती को किया जा सकता है। तो हमें कुदरती व्यवस्था पर लौटकर मिट्टी के कार्बन बढ़ाने पर इस सदी में ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मिट्टी का कार्बन 0.5% से 0.75% एवरेज कार्बन बचा हुआ है हमारे देश का, जबकि हमारे देश में 3 से 4% एक एवरेज कार्बन मिट्टी का होना चाहिए। तो मिट्टी की हेल्थ सुधारना इस सदी का सबसे बड़ा काम है, और वो गो आधारित कृषि के माध्यम से बहुत आसानी से सुधर सकता है। जी। तीसरी प्रॉब्लम आती है पानी के शॉर्टेज की। चाहे गवर्नमेंट क्लेम करती है कि इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, रिवर्स लिंक कर दी गई हैं, लेकिन फिर जी भी जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो गई है मिट्टी की वो बहुत कम हो गई है। तो उसके बारे में जी आपने कुछ बहुत अच्छी टेक्निक्स निकाली हैं, उसके बारे में जी। बताइए। देखिए, मैं 15 सालों से खेती को कर रहा हूँ, और खेती को केवल जो है ना मतलब एक कहना चाहिए शौक के तौर पर, या कहते हैं लोग पैसे बनाने के तौर पे नहीं कर रहा हूँ। मैं खेती में जितने भी हमें सामने प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उनके हरदम समाधान ढूंढने के हम प्रयास करते हैं। और इसी के चलते जो है ना पानी खेती का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब अगर अच्छा पानी है किसान के पास तो वो अच्छे बीज डाल के अच्छी उपज पैदा कर सकता है, लेकिन अगर पानी की कमी है तो बाकी सारी व्यवस्थाएं अच्छी होने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला। और दुनिया में चिंता जिस तरीके से पानी के जल स्तर घटता हुआ देख के बढ़ रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक समय ऐसा आने वाला है कि पानी को खरीद के हमें जो है ना अपना काम चलाना पड़ेगा। तो ये काम शहर में हो सकता है पॉसिबल कि हम 20 लीटर पानी की जरूरत है, हम ठीक है पैसे लगा के 20 लीटर पानी उपयोग कर लेंगे। लेकिन अगर खेती की हम बात करें तो जहां पर 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 4,500 लीटर पानी की जरूरत होती है, हम ये खरीद के संभव नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। धरती का जलस्तर पानी का लगातार घट रहा है, और इसके लिए हमें क्या प्रयास करने पड़ेंगे। तो हमने इसमें 3 विधियां तैयार की हैं पानी को रिचार्ज करने की। मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती है, पूरे देश में एक जैसा पानी गिराती है। ठीक है, कहीं थोड़ा ज्यादा गिरता है, कहीं थोड़ा कम गिरता है, लेकिन धरती में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर पानी की बूंदें उसको भिगा के ना जाएं। हमारा दायित्व है कि उन बूंदों को हम खेत से बाहर ना निकलने दें, उनको नाले में ना जाने दें, उनको नदियों में ना जाने दें, उनको समुद्र के खारे पानी में ना मिलने दें। उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेंगे। मैंने 3 विधियां तैयार की, काम करते करते मैंने सीखा। जब खेत में पानी गिरता है तो मैंने देखा खेत के साथ में पानी के साथ में मिट्टी भी बेशकीमती बह के जाती है। और ये बेशकीमती मिट्टी कितनी होती है ये किसान को अंदाजा ही नहीं पता चलता है, क्योंकि वो सारी जाके नदियों में और नालों में सिल्ट के रूप में जमा हो जाती है। इस मिट्टी को और इस पानी को खेत के अंदर रोका जा सकता है। हम क्या करते हैं, एक ऊंचा विंड बनाते हैं और खेत के ढाल के अपोजिट डायरेक्शन में ये मेड़ा बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर खेत का ढाल पूरब से पश्चिम है तो हमारा मेड़ा बनेगा उत्तर से दक्षिण की दिशा में। तो मेड़े की वजह से या विंड की वजह से पानी का बहना रुक जाता है। फिर वो पानी वहां पर खेत के अंदर ही रुकता है, और खेत की जो मिट्टी बह के जानी होती है वो भी वहीं पर रुकती है। फिर वो पानी लेफ्ट और राइट में मूव करता है ढाल के विपरीत दिशा में, और वो भी कब, जब ज्यादा बारिश गिरती है तब। तो ढाल की विपरीत दिशा में जैसे ही वो मूव करता है तो हम उसको अंत में भी उसको ब्लॉक कर देते हैं आधा फीट की हाइट पर। और उससे ये होता है कि आधा फीट की हाइट तक पानी खेत में भरा रहता है विंड के नीचे, मतलब चलने वाले रास्ते पर। और ये पानी, ज्यादा पानी गिरने की दिशा में
जड़ों तक नहीं पहुंचता है, आधा फीट के बाद ओवरफ्लो हो जाता है। और इस केस में हमने देखा कि अगर 2 घंटे अगर बारिश होती है आपके खेत में, तो लगभग 10 से 15 लाख लीटर पानी, जहां पर पानी की बूंद गिर रही है वहीं पर ये पानी रुक जाता है। और ये अपने आप में एक बहुत अमेजिंग है। इससे मिट्टी के अंदर जो क्वालिटी ऊपर से पहले से है वो भी वहीं पर रहती है खेत में, और जो बारिश के माध्यम से बहुत सारे न्यूट्रिएंट गिरते हैं, बारिश के माध्यम से नाइट्रोजन आती है धरती पर, वो सारी भी खेत के अंदर होती है। उससे फसल को 2 गुना 3 गुना फायदा भी मिलता है। और पानी के रिचार्ज होने से भी हमारा वाटर लेवल बढ़ता है। फिर ये पानी जब ओवरफ्लो होता है तो हमारे खेत से बाहर निकलता है, तब भी हम इसको बाहर नहीं निकलने देते, दूसरी विधि अपनाते हैं। उस विधि में हम खेत के चारों तरफ एक नाली बनाते हैं, एक ट्रेंच बनाते हैं, जिसकी डेप्थ 2 फीट होती है, विड्थ 2 फीट होती है। उस नाली में जाके ये पानी स्टॉक होता है और ये खेत के चारों तरफ भरा रहता है। और इस विधि से भी अगर मान के चलो खेत से मिट्टी और पानी थोड़ा निकल गया, ओवरफ्लो हो गया, तो ये नाली में जाके सेकंड मेथड के माध्यम से रुक जाएगा और फिर यहाँ पे पानी रिचार्ज होगा। और 10 से 15 लाख लीटर इस ट्रेंच में पानी भरा रहता है और रिचार्ज होता रहता है। अगर इससे भी ज्यादा बारिश हुई और ओवरफ्लो हुआ, तो फिर जाके हम जहां पर हमारे खेत का ढाल है, जहां पर हमारा पूरा पानी बह के बाहर निकलना है, वहां पर हम एक 10 बाई 10 का एक गड्ढा बना देते हैं। उस गड्ढे में पानी को रिचार्ज करते हैं और फिर और ज्यादा बारिश होने पे फिर ये ओवरफ्लो गड्ढा होके बाहर जाता है। कुल मिला के खेत के अंदर, खेत के चारों तरफ नाली बना के और खेत के अंत में एक 10 बाई 10 का पोल बना के, इन 3 विधियों से 30 से 40 लाख लीटर तक प्रति एकड़ हर साल हम पानी को रिचार्ज करते हैं। और अगर हम ये विधियां अपना के जमीनी स्तर पर अगर उतार दें इन्हें, तो हिंदुस्तान को कभी भी जो है ना पानी की किल्लत नहीं आने वाली है। हमारी खेती बहुत अच्छे से होगी और किसान इसे बहुत आसानी से अपना सकता है, क्योंकि इसमें कोई चीज आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई मशीन की जरूरत है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है कि कैसे आप पानी का लेआउट बिठा सकते हैं अपने खेत पर रिचार्जिंग का। और वो पीडीएफ हम आपको शेयर कर सकते हैं, देश के किसानों के साथ में हम साझा कर रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में हमने काम किया है, जहाँ पर मराठवाड़ा जैसे ये इलाका, जहाँ पर बहुत, लातूर जैसा जिला जहाँ पर पानी का लेवल बहुत गिर गया, वहां पर किसानों के साथ ये 3 विधियां हमने बिठाई। 2 साल के अंदर उनका वाटर लेवल इंप्रूव हो गया। जो वाटर लेवल 650 फीट पे था, किसानों ने बोला हमारा 250 फीट पे आ गया, 200 फीट पे आ गया, 300 फीट पे आ गया। तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है और हम बिना खर्चे में इस विधि को जमीन पर उतार सकते हैं। धन्यवाद इस एक्सीलेंट सॉल्यूशन के लिए। चौथा सवाल है कि जो लैक ऑफ स्पेस हम देखते हैं, क्योंकि लैंड होल्डिंग्स छोटी होती जा रही हैं, बंटवारे होते हैं घर में बच्चों को उनके आगे, तो उस प्रॉब्लम से कैसे डील करें, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आज हमारे देश में 70% के आसपास की आबादी कृषि पर निर्भर है और उस 70% की आबादी का 95% हिस्सा ऐसा है, 90 to 95%, जिसमें लोगों के पास जमीन का जो लैंड होल्डिंग है ना, वो 2 से 5 एकड़ है, 1 से 5 एकड़ आप मान सकते हैं। तो 90% से ज्यादा किसान हमारे देश में मार्जिनल फार्मर हैं, छोटे किसान हैं। और वो उनकी एक जनरेशन के बाद वो और भी छोटे होने वाले हैं, क्योंकि परिवार का बंटवारा होगा तो 2 भागों में जमीन बढ़ जाएगी। तो जमीन का रकबा प्रति व्यक्ति हर साल या हर पीढ़ी दर पीढ़ी गिर रहा है। दूसरी तरफ हमारी केमिकल फर्टिलाइजर से उत्पादन का रेशो जो है ना, लगातार अब गिरता चला जा रहा है। तीसरी तरफ हमारी आबादी बढ़ रही है और चौथी तरफ पूरी दुनिया को क्वालिटी फूड की जरूरत है। इन सबके बीच में एक बहुत गहरा मंथन करके, हमारे पास तो जमीन वैसे भी बहुत कम थी, हमारे दादाजी के पास 1 एकड़ जमीन थी, उसके 10 बंटवारे थे, तो हमारे पास 4000 स्क्वायर फीट ही जमीन खाली थी। तो इतनी कम जमीन में कैसे हम खेती कर सकते हैं, ये बहुत चैलेंज का विषय था। तो बचपन से, मतलब शुरू से ही ये हमारी सोच थी, जब से हम खेती शुरू किए, कि कैसे कम जमीन में ज्यादा उपज ले पाए, तो ये मन में चलता रहता था। तो ऐसे और बहुत सारे किसानों के साथ जब हमें संवाद करने का मौका मिला, तो उस समय हमारे को इतना समझ नहीं था, लेकिन लोगों ने बोला कि पानी कम है, खाद नहीं मिलता, दवाई कीड़े लगते हैं, मौसम का बुरा असर होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, बाजार नहीं मिलता है, अच्छे बीज नहीं मिलते हैं, तमाम तरह की खरपतवार उगती है खेतों में। इन सारी समस्याओं को एक साथ में क्लब करके एक समाधान निकाला 2014 में, जिसको हमने नाम दिया मल्टीलेयर फार्मिंग। मल्टीलेयर फार्मिंग एक ऐसा फार्मूला है जिसके अंदर आप, जैसे आप शहरों में कम जगह पड़ती है, तो एक के ऊपर एक फ्लैट बना के, आप एक परिवार के अगर 4 सदस्य हो गए तो 4 फ्लैट बना दिए आपने, हर एक को 1-1 हजार स्क्वायर फीट का सॉल्यूशन दे दिया, जमीन भी बांट दी और रकबा भी कम नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से हमने खेतों में एक आइडिया लगाया। हमारे यहाँ पान की पैतृक फार्मिंग हुआ करती थी, अभी भी होती है, हमारे दादाजी और पिताजी करते हैं। तो पान की फार्मिंग में एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट बनाते थे
और उस एनवायरनमेंट में एक ऐसा वातावरण बनाते थे कि हवा ना जाना चाहिए, धूप नहीं जाना चाहिए, क्रॉप क्योंकि पान का पत्ता बहुत सॉफ्ट होता है, थोड़ी भी ठंड और थोड़ी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो हमें वहाँ से आइडिया मिला कि क्यों ना हम इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके, थोड़ा इसमें करेक्शन करके ऊपर जो प्रोटेक्शन करना है उस प्रोटेक्शन को 90% कम करके एक क्रॉप दे दी जाए ऊपर, और उस क्रॉप के बदले में नीचे एक क्रॉप लगा दी जाए ताकि एक दूसरे का सहयोग भी हो सके, एक दूसरे को प्रोटेक्शन भी मिल सके। तो मैंने ये प्रयोग किया और काफी सफल रहा, और इससे मुझे हिम्मत मिली, और ऐसे करके मैंने 3-4 साल लगातार प्रयोग किए। फाइनली 2014 में 4 लेयर फार्मिंग का एक मॉडल हमने बनाया और इसको नाम दिया मल्टी लेयर फार्मिंग। इसमें हम एक साथ एक जमीन पर 4 से 5 फसलें तक लगा सकते हैं। इसमें 4 फ्लोर हमने बनाए हैं, एक ग्राउंड फ्लोर जिसमें हम कंद वाली क्रॉप को लगाते हैं, एक फर्स्ट फ्लोर जिसमें हम पत्ती वाली सब्जी को लगाते हैं, एक हम शेड बनाते हैं 6.5 फीट की हाइट पर, उस पर हम सेकंड फ्लोर में लता वाली क्रीपर्स क्रॉप को लगाते हैं और एक फल वाली फसल को लगाते हैं। इस तरह से अलग अलग फ्लोर पे फल वाली फसल सबसे टॉप पे जाती है, फिर उसके नीचे लता वाली फसल होती है, फिर उसके नीचे पत्ती वाली होती है और उसके नीचे ग्राउंड में कंद वाली फसल होती है। इस तरह से 4 फसलें एक साथ एक जमीन पर उगती हैं और इससे किसान को 70 से 80% पानी की बचत होती है। या आप ये कह सकते हैं कि जहां पर बहुत कम पानी है वहां पर भी ये मॉडल बहुत अच्छे से किया जा सकता है। फिर इसमें खाद की मात्रा 3 गुना कम लगती है। जैसे जंगलों में आपने देखा 4 से 5 फसलें एक साथ में वहां पर होती हैं, बड़ा पेड़, फिर छोटा पेड़, फिर झाड़ियां, फिर नीचे घास। तो ये बिना खाद के कैसे रहते हैं? वही विज्ञान हमने सीधा लेयर फार्मिंग के मॉडल में सब्जी में उतारा कि वहां पर अगर 4 पेड़ बड़े हो सकते हैं तो यहाँ पर 4 पौधे एक साथ सब्जियों के क्यों नहीं हो सकते? तो एक दूसरे से सभी फसलों का काम चलता है। बड़ा पौधा जो तत्व छोड़ता है वो छोटे पौधे को मिलता है, छोटे पौधा जो तत्व छोड़ता है वो बड़े को मिलता है। सो बेसिकली यहाँ पर भी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है और उसी टेक्नोलॉजी पर हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए। तब जब हम एक साथ 4 फसलें लगाते हैं तो एक फसल दूसरी फसल की सहयोगी होती है तत्वों के लेवल पे। तो सभी फसलों के लिए बराबर तत्व नहीं चाहिए पड़ते हैं, थोड़े तत्व देने पे सबका काम एक साथ में हो जाता है। तो ऐसा करके खाद की मात्रा भी कम लगती है। फिर मौसम परिवर्तन के प्रभाव इस फसलों में नहीं पड़ते क्योंकि 4 फसलें जब एक साथ एक जमीन पे होती हैं तो एक फसल दूसरे फसल की सहयोगी होती है और उसके चलते जो है ना एक फसल दूसरी फसल को प्रोटेक्ट भी करती है। तो मैंने देखा कि आप जब मौसम बदलता है, तेज गर्मी होती है, तेज ठंड पड़ती है, तेज हवा पड़ती है, तो उस केस में जो है ना हमारी फसलों में जो मौसम के बुरे असर के जो बदलाव होना चाहिए वो ओपन फील्ड में होते हैं, इस मॉडल के अंदर नहीं होते हैं। फिर इसके साथ समय बच जाता है, 3 गुना समय हमारा बच जाता है। जब हम 3-4 फसलें एक साथ लगाते हैं तो हमें एक साथ में ही 3-4 फसलों का टाइमिंग सेव होता है। अगर हम अलग-अलग लगाएँगे तो हमें 4 साल चाहिए 4 फसलों को उगाने के लिए। फिर हमारा इसमें रिसोर्सेज़ भी बच जाते हैं। आप एक बार टिलेज करते हैं तो चारों फसलों का एक साथ टिलेज हो जाता है। फिर आप कल्टीवेशन करते हैं या फिर जो भी शेडिंग करते हैं, जो भी काम करते हैं वो सारा काम 3 फसलों का हमारा बच जाता है। और साथ में इसमें वीड्स नहीं आते हैं, खरपतवार नहीं होते हैं। तो तमाम तरह की जो हमने देखा छोटे किसानों के लिए जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स का जो सस्टेनेबल विकल्प है, वो इस मॉडल के अंदर है। और इस मॉडल को जब हमने पूरा कंप्लीट बनाया और जब हम देश के सामने ले गए, तब मुझे अध्ययन हुआ कि बाहर अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है ना, उनमें हम कितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं, कितना हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं। पता चला हम उससे रुपए तो बना रहे हैं, पर 10 साल के बाद में वो जाके टेक्नोलॉजी इतना एनवायरनमेंट बिगाड़ देती है कि हमें 20 लाख रुपए भी कम पड़ जाएँगे उसको वापस सुधारने के लिए। तो फिर ऐसे रास्ते पे चलने का क्या फ़ायदा कि थोड़ी देर बाद जाने के बाद हमें पता चला कि ये रास्ता गलत है। तो ये मॉडल के अंदर मैंने बहुत अध्ययन किया, छोटे किसानों के साथ बैठा, मैं पूरे देश में घूमा, दुनिया में घूमा। इसके अंदर इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी है, सबसे बड़ा मुद्दा जो दुनिया का है। आज किसानों के बीच में टेक्नोलॉजी बहुत है, लेकिन वो बाज़ार से उनको खरीदना पड़ती है और उस केस में उनको बहुत बड़ी रकम अदा करना पड़ती है बाज़ार में। ये टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल है। हम 5 से 7 दिन के कैंप में पूरे देश में लोगों को सिखा रहे हैं। 7 दिन के अंदर किसान के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, वो खुद से ये टेक्नोलॉजी घर जाके बना सकता है। तो सस्टेनेबल हुआ, उसे कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, किसी भी ना तो फैक्ट्री की ज़रूरत है, ना किसी कंपनी की ज़रूरत है। उसे 4 दिन अपना समय डेबिट करने की ज़रूरत है और उसमें वो टेक्नोलॉजी सीख जाता है। सस्टेनेबल हुआ, इकोनॉमिकल वायबल है ये मॉडल क्योंकि इसमें 4 फसलें जब लगती हैं, तो हर एक फसल अपने-अपने समय पर रिटर्न देती है। तो मैंने देखा कि पत्ती वाली सब्जी से पैसे आते हैं, फिर वो बंद होती है, फिर लता वाली से पैसे आते हैं, वो बंद होती है, फिर फ्रूट वाले से पैसे आते हैं, वो बंद होती है, फिर हमारी एक मुश्त फसल कंद वाली मैच्योरिटी पे आ जाती है। तो इस तरह से
हर महीने, इवन हर दिन आपको इसमें इनकम जनरेट होती जाती है। तो ये इकोनॉमिकल वायबल भी है। और तीसरा, ये बायोडिस्पोजेबल भी है। ये सारे रूल फॉलो करता है कुदरत के। इसमें जो भी चीजें हम बनाने के लिए यूज करते हैं, चाहे तो बांस हो, बल्ली हो, लकड़ी हो, घास फूस हो, वो सारी कुदरत की बायोडिस्पोजेबल मैटर है। और ये 4 से 5 साल के बाद में ये मिट्टी में वापस मिल जाती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बायोडिस्पोजेबल है और रिसाइकलिंग नियम को फॉलो करती है कुदरत के। तो ये वापस सृजन के काम में आ जाती है। तो कुल मिला के ये मॉडल छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी है और इसको लेकर देश दुनिया में बहुत इस पे स्पीड से काम अब चल रहा है। और ये बहुत कम समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाला शायद ये मॉडल है। दुनिया के 28 देशों में इस तकनीक पर काम चल रहा है। मुझे अरब में और दुनिया भर के देशों से बुलावा आ रहा है। और हम वहाँ पर गए जहाँ पर रेत होती है और वहाँ पर इतना चैलेंज है कि खजूर के अलावा वहाँ पे कोई फसलें नहीं होती हैं। वहां पर ये मॉडल हम लगा के आए और वहां पर पालक उग रही है, मेथी उग रही है, इसके अंदर धनिया उग रही है, लौकी, गिलकियां उग रही हैं। मतलब वहां पर कभी सब्जियां इस तरीके से नहीं उगी, लेकिन इस मॉडल के अंदर उग रही हैं। वहां पर 20 डिग्री के तापमान में ही जो है ना रेत बालू तप जाती है और कोई फसल जल जाती है, मतलब हो ही नहीं पाती है। इस मॉडल के अंदर 3 दिन में एक बार पानी दिया जा रहा है और लौकी और गिलकी जैसी फसलों को जो मतलब बहुत कठिन कंडीशन में वहां पर नहीं हो सकती हैं, वो वहां पर हो रही हैं। तो इस तरह से बहुत एक पॉजिटिव परिणाम आ रहे हैं। एक विपरीत परिस्थितियों में इस मॉडल ने बहुत अच्छा परिणाम दिया हुआ है। और कुल मिला के छोटे किसानों के लिए मैं वरदान बोल सकता हूँ। और इस खेती के साथ में मैं देश के किसानों के साथ ये तकनीक जो है ना दिन रात लोगों के लिए बांट रहा हूँ। जो किसान भाई इसका लाभ लेना चाहें वो जुड़ें और इस तकनीक पर आए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें आना ही पड़ेगा। शहरों में जगह कम हुई तो एक के ऊपर एक घर बना दिए हमने। जब जगह हमारी खेतों में कम होगी तो एक के ऊपर एक मंजिल खेती करना ही पड़ेगा हमें, और दूसरा कोई चारा नहीं है। सच में शत शत नमन है आपको कि आपने इतना रेवोल्यूशनरी मॉडल निकाला और जी। डाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी और को साथ मिला के आपने प्रूव किया है टेक्नोलॉजी से भी ऊपर है बायोडाइवर्सिटी। जी। और सारी हमारी जो लोकल चीजें हैं उनको यूज करके आपने एक आत्मनिर्भरता का मॉडल दिया है सबको। जी। अ, अंतिम सवाल आपसे है बीजों के बारे में क्योंकि सही बीज होना बहुत ज़रूरी है और जो मार्केट में बीज मिल रहा है वो फार्मर को डिपेंडेंट बनाता है, वो उससे दोबारा बीज खुद नहीं निर्माण कर पा रहे हैं। तो इस पे भी आपका बहुत काम चल रहा है, तो उसके बारे में हमें समझाइए। जी, देखिए खेती में अगर हमें लाभ बढ़ाना है और समृद्ध बनाना है खेती को, तो पहले तो हमारा जो खेती का इकोनॉमिक्स है या अर्थशास्त्र है ना, उसको हमें अध्ययन करना पड़ेगा। और अगर हम कृषि के अर्थशास्त्र को देखते हैं तो हरित क्रांति के पहले अगर हम अपनी कृषि का अध्ययन करें तो हमें ऐसा कोई भी युग या ऐसी सदी या ऐसी कोई भी जनरेशन नहीं आती है समझ में, जहाँ पर हमारे पूर्वज बाहर से बीज लाया करते थे। वो सारे बीज स्वयं ही बनाया करते थे। और ये हमारा खेती का इतिहास हमें सिखाता है कि खेती सस्टेनेबल है, मतलब इसे बाजार के हवाले मत करें। और जब हमारी खेती सस्टेनेबल है, इसका मतलब हमें बाहर से कोई चीज लाने की जरूरत ही नहीं है। और बीज उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जब हम अर्थशास्त्र को अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि खाद, बीज, दवाइयां, ये तीनों चीजें मिला के किसान 70% पैसा बाजार में लगाता है। और इससे वो पैसे कमाता है, लेकिन अंत में जाके वो हिसाब किताब में फंस जाता है। तो किसान को अगर आय बढ़ानी है खेती में तो उसके खर्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, और खर्चों में बीज बहुत बड़ा मुद्दा है। और बीज मतलब कई तरह से, ये तो एक आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, दूसरा खर्चे कम करने की बात हो रही है, और तीसरा उसकी आमदनी बढ़ाने की भी बात हो रही है। और तीसरी तरफ मैं बोलना चाहता हूँ कि जब हम देसी बीजों के साथ में करते हैं तो वो हमें कुदरती ताकत मिलती है, जो कुदरत ने हमारे लिए इन बीजों को बनाया था। आज हाइब्रिड बीजों में हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। कोई डिवाइस जब हम बनाते हैं तो ये डिवाइस बनाने वाला तय करता है कि इसके अंदर कौन सा फ्यूल डलेगा, या ये चलेगी कैसे, इलेक्ट्रिक से चलेगी, वाटर से चलेगी, फ्यूल से चलेगी। कुदरत ने हमको बनाया, ये उसने डिसाइड किया था कि इसमें लौकी वाला ये वाला बीज चलेगा, इसमें ये आम का फ्रूट चलेगा, इसमें ये अमरूद चलेगा, इसमें ये जिंजर चलेगा, इसमें ये टर्मरिक चलेगा। जब हम वो खाते थे तो महाराणा प्रताप जैसा शरीर बनता था हमारा, आचार्य चाणक्य जैसा शरीर बनता था। लेकिन हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। सोचिए, वही धरती है, वही सूरज है, वही आसमान है, वही सब कुछ है, लेकिन और वही मिट्टी है, लेकिन हमारी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ केवल। उस जमाने में ऐसे बलशाली महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए जिन्होंने इसी मिट्टी, इसी हवा, इसी सूरज के नीचे अपना जीवन जिया और
200-500 किलो वजन उठा के वो दौड़ा करते थे। आज हमारे नौजवानों में वो ताकत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रोसेस्ड और इनफर्टिलिटी हाइब्रिड की भी फूड का कितनी खाना खा रहे प्रॉब्लम हो गई है ना भैया। जी। इनफर्टिलिटी में भी काफी प्रॉब्लम हो गई है, बीजों की वजह से ही है ना, हाँ, क्योंकि वो जी। सीडलेस वैरायटी आज सब चीज की जी। मिल रही है, तो उसके बारे में भी बताइए जी। देखिए, ये क्या है ना, ये एक इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर हमारी आने वाली जनरेशन्स का भी ध्यान नहीं है, सॉरी हमारी जो यंग जनरेशन है उसका भी ध्यान नहीं है, फार्मर्स का भी ध्यान नहीं है, और किसी का भी ध्यान नहीं है। आप सोचिए, पहले हमारे बच्चे, इवन हमारे पूर्वज या हम घरों में पैदा हुए। अब जो जनरेशन आ रही है, मतलब 1-2 दशक के बाद में जो जनरेशन आ रही है, वो सारी अस्पताल में पैदा हो रही है। और उसके बाद एडवांस वर्जन आ गया। मतलब कई लोग तो मतलब 7 महीने में बाहर आ रहे हैं, कई लोग आ ही नहीं रहे, आते ही वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं और इनफर्टिलिटी जो आपने बताया, ये निरंतर स्पीड से बढ़ रही है। और इन सब का कारण है केमिकल युक्त खाना और हाइब्रिड फूड का खाना। क्योंकि 2 मुद्दे हैं, केमिकल हमें जो है ना निरंतर बीमार बना रहा है, और प्रोसेस्ड फूड और हाइब्रिड फूड हमें कमजोर बना रहा है। मतलब वो हमें ताकत नहीं दे पा रहा है जो ताकत महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज में थी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, किसानों को एक तो आत्मनिर्भर बनना है, अपनी आमदनी बढ़ानी है, और समाज को ताकतवर बनाना, स्वस्थ बनाना है, तो हमें देसी बीजों पर आना पड़ेगा। और कुदरत में ऐसे बहुत सारे बीज हैं जिनके अंदर वर्तमान में जो हमने कॉम्प्लिकेशंस खड़े किए हैं, शुगर, डायबिटीज बढ़ा ली हमने, 25 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज हैं। चाणक्य के जमाने में कोई डायबिटीज का पेशेंट नहीं हुआ करता था, है ना। इवन ना महाराणा प्रताप के जमाने में कोई डायबिटीज का पेशेंट नहीं था, हार्ट अटैक के भी पेशेंट नहीं थे। तो कितनी बीमारियां हमने गिनती करें तो पूरा हिंदुस्तान बीमार है, हर घर में मेडिकल बिल है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इन सारी चीजों का समाधान निकालना है तो हमें देसी बीजों पर जाना पड़ेगा। और इन देसी बीजों में वो कुदरती ताकत है जो आपकी बीमारी को क्योर कर सकती हैं। अब कुदरत में देखिए, शुगर फ्री आलू है, शुगर फ्री चावल है, शुगर फ्री व्हीट्स हैं, मिलेट्स हैं, इतनी वेराइटियां हैं हमारे पास। हिंदुस्तान समृद्धशाली देश कहा जाता था, और इसके पीछे का कारण यही था, हमारे पास पेपर मनी नहीं था, लेकिन हमारे पास बीज इतने थे जिनसे पूरी सृष्टि का हम मतलब जो है ना सृजन और पेट भर सकते थे। हमारे पास 1.25 लाख से भी ज्यादा तो हमारे पास चावल की वेराइटियां थी, 5,000 से ज्यादा गेहूं की प्रजातियां थी, 25,000 से ज्यादा मिलेट्स की वेराइटियां थी, और लगभग 7 लाख से ज्यादा हमारे पास सब्जियों की वेराइटियां थी। ये सब हाइब्रिड बन गई, और हाइब्रिड बनने के कारण हमारी जनरेशन जो है ना कमजोर हो गई। अब हमें ये बहुत गंभीरता से चिंता करना पड़ेगी कि वो बीज कहाँ हैं जो महाराणा प्रताप ने खा के इतना बलशाली शरीर बनाया। वो बीज कहाँ है जो चाणक्य ने खा के इतना बुद्धि को अपने अंदर लेके आया। तो वो बीज हमको चाहिए। तो कुदरत में अभी भी वक्त है हमारे पास, अभी भी कुछ नहीं गया है। जो बीज हमारे पास बचे हुए हैं उनको बचा के उनकी जनरेशन को हम आगे बढ़ाएं, तो हम अपनी किसानी और कृषि को और किसान को आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं बीजों के लेवल पे, खेती में आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, खर्चे को भी कम कर सकते हैं, और समाज को एक अच्छा गुणवत्ता युक्त फूड दे सकते हैं। और इस कड़ी में पिछले 12 सालों से हमने लगातार काम किया है, और अभी वर्तमान में 80 प्रजातियों को हमने संग्रह किया हुआ है, और उन प्रजातियों पर हमने प्यूरिफिकेशन का भी काम किया है। बहुत सारे किसान भाइयों से जब हम साझा करते हैं अपनी बातचीत, तो वो कहते हैं जी देसी बीजों में उत्पादन नहीं होता, हाइब्रिड में ज्यादा उत्पादन होता है। तो अगर हम उत्पादन के लेवल पे इन बीजों का अध्ययन करें, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि देसी बीजों के अंदर भी उत्पादन होता है, लेकिन हमें उनका चयन करना पड़ता है। अगर हम सिलेक्शन विधि को अपनाएं जो हमने तैयार की है, इसमें हम क्या करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन बीजों को सिलेक्ट करते हैं। जो उच्च गुणवत्ता युक्त बीज होते हैं, जो हर लेवल पे अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, उन बीजों को ही हम सिलेक्ट करके उनकी बीज आगे बनाते हैं। और इस विधि से हम जब लगातार बीज बनाते हैं तो निश्चित ही है एक अच्छा गुणवत्ता युक्त बीज हम बना पाते हैं और उनसे अच्छा उत्पादन भी ले पाते हैं। बहुत सारी प्रजातियां हैं जो हमें 10 से 12 कुंटल की उपज पे मिली हुई थी, आज वो 15 से 20 कुंटल और 22 कुंटल तक उपज पे आ गई हैं। तो सिलेक्शन विधि के माध्यम से बीजों की गुणवत्ता में लगातार इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, और ये फार्मूला हम देश के किसानों के साथ में साझा कर रहे हैं। 2.5 लाख से भी ज्यादा किसानों को हम देसी बीज बांट चुके हैं, और उनको बीज बनाने की तकनीक भी सिखा चुके हैं। और निरंतर हमारे प्रयास रहते हैं कि किसान बीजों के लेवल पर आत्मनिर्भर बने, अपनी आमदनी भी बढ़ाए, और अपने खर्चे कम करके पुरानी व्यवस्था पर वापस लौटे, जिस व्यवस्था पर हमारे पूर्वज खेती करके खेती को समृद्धशाली बनाया करते थे। जी, हम लोग
मैक्सिमम लोगों तक आपका मैसेज पहुँचे इसकी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आप कार्य कर रहे हैं वो अतुलनीय है। मतलब हर लेवल पे आप ध्यान दे रहे हैं, बीजों से लेके पर्यावरण की जो प्रॉब्लम्स तक, पानी, हर चीज़ में। तो एक जी, किसान अगर अच्छी तरीके से साइंटिफिकली सोच रख के ट्रेडिशनल तरीकों को भी फॉलो करे, तो इतना उसमें पोटेंशियल है कि वो पूरे विश्व की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जी, खुद जी, तो फीड करेगा ही, अपने सारी सोसाइटी को एक अच्छा खाना तो देगा ही, पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बन सकता है। वो आप में हमें हमें देखने को मिला। आज हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आकाश जी। जी। नमस्ते। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके प्रयास इस पूरे विश्व को दिशा दे रहे हैं और गौ आधारित कृषि के माध्यम से जो है ना, हम सभी लोग इस पूरी धरती को बचा सकते हैं। तो जितना हम इसमें अपना एफर्ट्स डाल सकते हैं, जितना हम अपना इसमें वक़्त डाल सकते हैं, अपनी एनर्जी डाल सकते हैं, वो डाल के इस पर्यावरण को, इस धरती को हमें समृद्ध बनाना चाहिए। क्योंकि हम पैसे इकट्ठे करके जाएँगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक अच्छा माहौल हम छोड़ के जाएँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पैसे तो एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये धरती, ये पर्यावरण, ये मिट्टी, ये सूरज, ये धरती, ये चाँद, ये सितारे, इस धरती पर हम नहीं भी रहेंगे तब भी ये रहेंगे। तो हमें आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा माहौल छोड़ के जाना है और उसमें जो आपके प्रयास हैं वो बहुत सराहनीय हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपकी लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आकाश जी।